दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। और आज हम वापस अब क्लास लेके आए हैं कारक प्रकरण की। और कारक प्रकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपपद विभक्ति। उपपद में भी कौन सी? द्वितीय विभक्ति। उपपद द्वितीय विभक्ति। देखिए दोस्तों, जो विभक्तियाँ होती है वह मैंने पूर्व वाली क्लास में बताया था कि विभक्तियों की संख्या और प्रकार। संख्या के अकॉर्डिंग कितनी होती है? 7। विभक्तियाँ कितनी होती है? 7। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और प्रकार आते हैं तो विभक्तियाँ दो प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। तो यहाँ पर अपन कारक विभक्ति से संबंधित यूँ मान सकते हैं कि कारक कर्ता का किसी विशेष क्रिया से संबंध स्थापित होता है, जहाँ पर पूर्व में कारक निर्धारित किया जाता है, वह कारक विभक्ति कहलाती है। और उपपद विभक्ति वो होती है जहाँ पर किसी विशेष पद के अनुसार कोई विभक्ति आती है तो उपपद विभक्ति होती है। और उपपद विभक्ति के अंतर्गत कोई विशेष शब्द या पद होते हैं, उन्हीं को आधार मान करके अपन कारक विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और जैसे बताया कि उपपद विभक्ति कारक विभक्ति भली ऐसी। दोस्तों, अगर ये पंक्ति अगर आती है तो ध्यान रखना कि कौन सी विभक्ति को ज़्यादा बलवान बताया गया है। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवेसी। कारक विभक्ति बलवान होती है तो ज़्यादा महत्व किसका बताया गया? कारक विभक्ति का बताया गया, क्योंकि वहाँ पर कोई विशेष कारक होते हैं, विशेष सूत्र होते हैं, विशेष नियम होते हैं। जबकि यहाँ पर कोई विशेष पद निर्धारित करके जो विभक्ति आती है उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। तो आज हम अपनी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कौन सी? द्वितीय उपपद विभक्ति। कौन सी? कि द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत कौन कौन से पदों में या कौन कौन से शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं। सबसे पहले अपन इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि जो विशेष में उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलवसी। उपपद विभक्ति जो होती है, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति क्या होती है? कारक विभक्ति बलवान होती है। क्या होती है? बलवान होती है, बलवसी होती है, बलवान होती है। अब द्वितीय उपपद विभक्ति के अंतर्गत कौन कौन से शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से सूत्रों से यहाँ प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर एक सूत्र आता है अंतरा अंतरेण युक्ते। कौन सा? अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते। यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से दो पद हैं। कितने पद हैं? दो पद हैं। एक तो है क्या? अंतरा। कौन सा? अंतरा बीच में, अंतरा बीच में अर्थ में, और अंतरेण और अंतरेण बिना अर्थ में। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से अपन देखते हैं इसको। उदाहरण के रूप में त्वाम माम च, त्वाम माम च, त्वाम माम च, माम च, त्वाम माम च अंतरा हरि अस्ति। त्वाम माम च अंतरा हरि अस्ति। तो यहाँ पर त्वाम और माम शब्द के अंतर्गत कौन सी विभक्तियाँ होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। किसके कारण? अंतरा शब्द के कारण। और अर्थ कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है? बीच में हरि है। तुम्हारे और मेरे बीच में ईश्वर है। क्या है? ईश्वर है। तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है? ईश्वर है, हरि है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया किसका? अंतरेण का। तो यहाँ पर किसके योग में आई है? अंतरा शब्द के योग में।
दूसरा देखते हैं अंतरेण। कौन सा? अंतरेण। ज्ञानम अंतरेण, ज्ञानम अंतरेण सुखम नास्ति। ज्ञानम अंतरेण सुखम नास्ति, ज्ञानम अंतरेण सुखम नास्ति। ज्ञानम शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति हुई है। अर्थ में देखते हैं तो ज्ञान के बिना क्या नहीं है? ज्ञान के बिना सुख नहीं है। ज्ञान के बिना सुख नहीं है। ज्ञान के बिना सुख नहीं मिलता। तो दोस्तों ज्ञान जरूरी है किसके लिए? सुख प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर और इसी शब्द को, इसी वाक्य को अपन यूँ भी लिख सकते हैं, ज्ञानम बिना सुखम नास्ति। ज्ञानम बिना सुखम नास्ति। ज्ञान के बिना क्या नहीं है? सुख। तो यहाँ पर भी ज्ञानम आ गया, क्योंकि ज्ञानम का विभक्ति कौन सी विभक्ति हुई है? ज्ञानम में द्वितीय विभक्ति हुई है। कारण क्या है? अंतरेण शब्द है। कारण क्या है? अंतरेण। और अंतरेण का अर्थ क्या होता है? बिना। और बिना शब्द के योग में भी क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो दोस्तों नोट करो इस चीज़ को कि त्वम माम च अंतराहारी अस्ति, त्वम माम च अंतराहारी, तुम्हारे और मेरे बीच में हरे है। ज्ञानम अंतरेण सुखम नास्ति। ज्ञान के बिना क्या नहीं है? सुख नहीं है। ज्ञान के बिना सुख नहीं है। और ज्ञानम, क्योंकि ये वाक्य भी आ सकता है आपको, क्योंकि आप पढ़ेंगे अपन बिना के योग में भी, किसमें? बिना के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं, तब तक आप इसको नोट करो। आगे चलते हैं। एक वार्तिक आती है, अभित परित समया निक्षा, अभित परित समया निक्षा हा प्रति योगेऽपि द्वितीया। अभित परित समया निक्षा प्रति योगे अपि द्वितीया। देखिए दोस्तों, उपयुक्त जितने भी शब्द हैं, कौन से? उपयुक्त जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति को। अभित परित समया निक्षा हा प्रति, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एक एक अपन उदाहरण सहित देखते हैं। यहाँ पर पहला शब्द आता है अपने पास अभित है। कौन सा आता है? अभित। तहसील प्रत्यय से युक्त बना हुआ है अभित। अभित का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। अभित का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। दोनों ओर, दोनों ओर। इसका उदाहरण अगर अपन देखते हैं, उदाहरण, तो उदाहरण में देखिए, उदाहरण इसका देखते हैं। राजमार्गम अभितः, राजमार्गम अभितः वृक्षः, राजमार्गम अभितः वृक्षः सन्ति। राजमार्गम अभितः वृक्षः सन्ति क्या है? राजमार्ग के दोनों ओर, राजमार्ग के दोनों ओर क्या है? वृक्ष हैं। राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। अगर अर्थ भी आता है, अशुद्धि संशोधन की दृष्टि से ध्यान रखना, अगर कोई से भी वाक्य का अनुवाद आता है और अशुद्धि संशोधन में सही वाक्य पूछता है, तो आपको निश्चित ये याद रखना कि उसका अनुवाद भी जरूर याद रखना। अनुवाद के अनुसार ही अपन कारक विभक्ति रूपक विभक्ति से उस वाक्य को सही कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपकी सुविधा के अनुसार इसके प्रत्येक उदाहरण का अर्थ सहित विश्लेषण कर रहा हूँ। तो राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं,
यहाँ पर राजमार्गम शब्द है, रेखांकित में कौन सा कारक है, तो कर्म कारक हो जाएगा। और विभक्ति पूछेंगे तो द्वितीय विभक्ति। कारण क्या है, विशेष उपपद विभक्ति के कारण, अभित शब्द के कारण। किसके कारण, अभित शब्द के कारण। इसी प्रकार अभित का के साथ एक शब्द और आता है आपके, कौन सा, उभेत। उभेत ये भी तहसील प्रत्यय से युक्त है। इसका मतलब भी क्या होता है, दोनों ओर। क्या होता है, दोनों ओर, दोनों ओर। तो अगर यहाँ पर अपन क्या, यहाँ पर यदि अभित नहीं लेकर के और उभेत लेते हैं तो भी क्या हो जाएगा, वाक्य वैसा का वैसा ही आ जाएगा। जिस इसी का अपन एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, अभित संबंधित। नदीम, नदीम उभेतः, नदीम उभेतः वृक्षः या पर्वतौ, पर्वतोस्तः। नदीम उभेतः पर्वतोस्तः, नदी के क्या, नदी के, नदी के दोनों ओर, नदी के दोनों ओर क्या है, पर्वत है। नदी के दोनों ओर पर्वत है। तो किसके कारण, उभेत शब्द के कारण या अभित शब्द के कारण। दोस्तों एक चीज़ नोट कर लेना, जब अशुद्धि संशोधन आता है तो अपन कहाँ पर, इस कहाँ पर अपन ये जो राजमार्ग में म आ रहा है हलंत वाला, इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, इस चीज़ को नोट करना। यदि स्वर बाद में है क्या, तो यहाँ पर म हलंत आएगा, स्वर बाद में है तो। और अगर व्यंजन, व्यंजन बाद में है तो यहाँ पर अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। यहाँ देखिए दोनों आ के कारण म आ रहा है। इस वाक्य को मैं 4 वाक्य देखे क्वेश्चन के माध्यम से भी अपन आगे देखेंगे। यहाँ पर राजमार्गम भी लिख सकते हैं, लेकिन राजमार्गम के ऊपर अनुस्वार नहीं लगा सकते, अशुद्ध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाद में क्या है, स्वर है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना कि यदि बाद में स्वर होगा तो म अनुस्वार, म हलंत आएगा, और बाद में व्यंजन होगा तो वहाँ पर क्या आएगा, अनुस्वार आएगा। आगे देखेंगे इस चीज़ को। तो पहला शब्द था अभित, दोनों ओर। इससे रिलेटेड एक आता है उभेत, दोनों ओर। किस रूप में, उभेत दोनों ओर। नेक्स्ट तीसरा आता है परित। परित कौन सा आता है, परित। परित का मतलब चारों ओर, परित का मतलब चारों ओर, चारों ओर। यहाँ पे भी अपन चारों ओर से उदाहरण देखते हैं। चारों ओर से उदाहरण क्या, परित, परित, परित चारों ओर, परित चारों ओर। अब परित चारों ओर उदाहरण के रूप में उपवनम, उपवनम परितः वृक्षाः सन्ति, उपवनम परितः वृक्षाः सन्ति। क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपवनम में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, किसके कारण, परित के कारण। और उपवनम बगीचे, बगीचे के चारों ओर, चारों ओर क्या है, वृक्ष है। पादपः या वृक्ष, वृक्ष हैं। तो यहाँ पर परित शब्द के कारण, किसके कारण, परित शब्द के कारण उपवन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। बगीचे के चारों ओर वृक्ष हैं। इसी प्रकार परित से संबंधित एक शब्द और आता है, कौन सा, सर्वत्र। कौन सा आता है, सर्वथा आता है। इसका मतलब भी क्या होता है, सभी जगह या चारों ओर। सर्वतः क्या आता है, सर्वतः चारों ओर। अब चारों ओर आएगा तो सर्वतः सभी जगह। उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण में सर्वत्र चारों ओर, नगरम नगरम सर्वतः प्राचीर अस्ति, प्राचीर अस्ति। तो क्या हो जाएगा, नगर के चारों ओर क्या है, चारों ओर क्या है, प्राचीर, दीवार, क्या है, प्राचीर है, दीवार है। तो यहाँ पे भी किसके कारण, सर्वत्र शब्द के कारण नगरम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। नगर के सर्वत्र प्राचीर अस्ति, या नगर के चारों ओर क्या है, नगर के चारों ओर दीवार है, नगर के चारों ओर दीवार है। नोट कीजिए एक एक शब्द को, एक एक उदाहरण को अच्छी तरह से। इसी से संबंधित इसका एक उदाहरण और देखते हैं अपन। लंकाम सर्वतः, लंकाम सर्वतः सागरम अस्ति, लंकाम सर्वतः सागरम अस्ति। कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, लंका में, लंका के चारों ओर सागर हैं। लंका जो श्रीलंका है उसके चारों ओर क्या है, सागर है। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आएंगे। अपन को इतना ध्यान रखना है कि जो सर्वत्र शब्द है लंका में द्वितीय विभक्ति हो रही है। और मैंने पहले भी बताया था कि द्वितीय की पहचान के अंतर्गत कि अगर किसी भी शब्द के अनुस्वार लगा हुआ है तो निश्चित रूप से वह द्वितीय विभक्ति का एक वचन होगा, या फिर अगर म हलंत का प्रयोग हो रहा है तो भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और अनुस्वार और हलंत वाला भी मैंने बताया, स्वर बाद में होगा तो क्या आएगा, स्वर बाद में होगा तो क्या आएगा, म हलंत आएगा, और व्यंजन बाद में होगा तो अनुस्वार आएगा। जैसा अपन यहाँ देखा, परित शब्द में देखा, अपन ने यहाँ सर्वत शब्द में देखा, इससे पहले अभित और उभित शब्द में देखा। तो इसको भी नोट कीजिए। इसके बाद चलते हैं अभित परित, अब आते हैं सम या निक्सा में। आते हैं अपना कौन सा अगला, समया, समया या निक्सा, दोनों का अर्थ क्या होता है, समया या निक्सा दोनों का अर्थ होता है पास में। क्या होता है, पास में या निकट में, पास में या निकट में। उदाहरण देखते हैं। ग्रामम समया उपवनम, ग्रामम समया उपवनम अस्ति, उपवनम अस्ति। यहाँ ग्रामम आ गया, कारण क्या है, समया, गांव के पास में, क्या गांव के पास में क्या है, गांव के पास में उपवनम बगीचा है, गांव के पास में बगीचा है। इसी प्रकार अगला अपन निक्सा वाला भी उदाहरण देख लेते हैं। निक्सा वाला तो ग्रामम निक्सा विद्यालयम, ग्रामम निक्सा विद्यालयम अस्ति, विद्यालयम अस्ति। ग्रामम गांव के पास में क्या है, गांव के पास में क्या है, विद्यालय है। क्या है, विद्यालय है, विद्यालय है। अभित परित सम या निक्सा, गांव के पास में विद्यालय है, सम या निक्सा नोट करो। इसके बाद आता है अपना कौन सा, हा, कौन सा आता है, हा।
हा। यहाँ हा का मतलब है खेद या दुख, खेद या दुख से, खेद या दुख से। उदाहरण में देखते हैं, हा पुत्र, हा पुत्र वयम हता, हा पुत्र वयम हता। हाय पुत्र, हाय पुत्र, हे पुत्र, दुख दुख भरी वेदना में कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कि हे पुत्र, हे पुत्र, क्या? वयम, हम सब तो मरे, हता, मरे, हम सब तो मरे। हा पुत्र वयम हता, हे पुत्र, हम सब तो मरे। एक उदाहरण यूँ कह सकते हैं अपन कि हा पुत्र, हा पुत्र त्वाम अस्मिन् वर्षे, अस्मिन् वर्षे अनुत्तीर्ण, हा पुत्र, हा पुत्रम, पुत्र में द्वितीय विभक्ति होगी और यहाँ पर जो त्वाम है ये में त्वम रहेगा तो क्या हो जाएगा? हा पुत्र त्वाम, अय पुत्र त्वम अस्मिन् वर्षे, इस वर्ष अनुत्तीर्ण जाता, अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए। तो यहाँ पे भी पुत्रम में है, किसके कारण? पुत्रम में हा शब्द के कारण। अय पुत्र तुम इस वर्ष अनुत्तीर्ण हो गए। तो हा दुख भरी वेदना से अपने एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है, खेद है, हमें बहुत दुख हो रहा है कि तुम इस साल अनुत्तीर्ण हो गए। तो आप भी ध्यान रखना, अपने पिता की बात को, अपने पिता ऐसे शब्द नहीं बोले तो हमें भी हर सफलता, हर परीक्षा में उत्तीर्ण ही होना है। अनुत्तीर्ण शब्द अपनी डिक्शनरी से बिल्कुल हटा देना है। अभी तक प्रत्यय सम या निक्षा, हा प्रति। नेक्स्ट आता है कौन सा? प्रति। कौन सा आता है? प्रति। प्रति में प्रति, की ओर, की ओर, प्रति मतलब की ओर, प्रति मतलब की ओर। अब की ओर अर्थ में जो प्रति अव्यय शब्द है वह की ओर अर्थ में क्या रहता है? देखिए, सा नदीं प्रति गच्छति, सा नदीं प्रति गच्छति। वह, सा, वह, कौन? वह, सा, वह नदी की ओर, नदी की ओर जाती है, वह नदी की ओर जाती है। तो ध्यान रखना, वह नदी की ओर जाती है, तो की ओर शब्द में सा नदीं प्रति गच्छति, वह नदी की ओर जाती है। तो आबित, परित, समया, निक्षा, हा, प्रति, इसके साथ अपन ने दो शब्द हो देखे, उभयत और सर्वत। इन सभी उपपद शब्दों के अंतर्गत कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होगी तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, एक शब्द आते हैं अपने पास, आम्रेडितम। क्या आता है? आम्रेडितम। ये आम्रेडितम शब्द क्या है समझना। किसी भी शब्द, अब वह उपसर्ग हो सकता है, अव्यय हो सकता है, इनकी फिक्स संख्या 3 बताई गई है। तो उपसर्ग या अव्यय, उपसर्ग या अव्यय का यदि दो बार, का यदि दो बार, कि यदि दो बार आवृत्ति होती है, क्या
2 बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। अब इनमें केवल अपने पास एक तो आएगा ऊपरी शब्द, एक आएगा आदि शब्द और एक आएगा आधा शब्द। इन तीनों शब्दों की अगर 2 बार आवृत्ति होती है तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? आम्रेडितम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्रेडितम शब्द कहते हैं। और जब आम्रेडितम शब्द कहते हैं तो आम्रेडितम शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। तो दोस्तों ध्यान रखना, यदि उपयुक्त 3 ही शब्द आते हैं आम्रेडितम के अंतर्गत, ऊपरी, आदि, अध, तो ऊपरी ऊपरी, आदि आदि और अध अध, इस प्रकार अगर शब्द आते हैं तो इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो अपन देखते हैं इनको उदाहरण सहित। पहला आता है अपना देखिए ऊपरी ऊपरी। यहाँ पर ऊपरी प्लस ऊपरी, ऊपरी ऊपरी शब्द है, संधि युक्त होने पर ऊपरी ऊपरी मिलेगा आपको और अर्थ क्या हो जाएगा? ऊपर ऊपर। क्या हो जाएगा? ऊपर ऊपर। जब अर्थ ऊपर ऊपर हो गया तो अब इससे रिलेटेड अपन उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार उदाहरण अपने एग्जाम में आने वाला है, किस प्रकार उदाहरण अपने एग्जाम में अपन को मिलने वाला है, उस चीज़ को अपन देखते हैं। ग्रामम ऊपरी ऊपरी ग्रामम ऊपरी ऊपरी मेघाः सन्ति। ग्रामम ऊपरी ऊपरी मेघा सन्ति। यहाँ ग्रामम जो शब्द है किसके कारण आया? ऊपरी ऊपरी शब्द के कारण। किसके कारण आया? ऊपरी ऊपरी शब्द के कारण ग्रामम शब्द की द्वितीय विभक्ति है। तो गांव के ऊपर ही ऊपर मेघा बादल है, मेघा बादल है। गांव के ऊपर ही ऊपर मेघा बादल है। तो ऊपरी ऊपरी आम्रेडितम जो शब्द आया, इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यूँ कह सकते हैं दूसरे उदाहरण के रूप में अपन कि लोकम ऊपरी ऊपरी, लोकम ऊपरी ऊपरी हरि अस्ति। लोक के ऊपर ही ऊपर क्या है? हरि है। लोक के ऊपरी ऊपर क्या है? हरि है। अब लोक के ऊपर ऊपर ईश्वर है। क्या है? ईश्वर। इस प्रकार कोई सा भी वाक्य हो, किसी भी प्रकार से है, अपन को सिर्फ कारण देखना है। ऊपरी ऊपरी शब्द के कारण लोकम जो शब्द है, इस लोकम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसके कारण? आम्रेडितम शब्द के कारण। तो ये तो था ऊपरी ऊपरी वाला। अगला आता है अधो अध। कौन सा आता है? अधो अध। अध प्लस अध, अध प्लस अध, 2 शब्द हो गए। अधो अध। अब अधो अध नीचे ही नीचे। अधो अध का क्या हुआ? नीचे, नीचे नीचे। अब यूँ कह सकते हैं उदाहरण के रूप में कि लोकम अधो अध, लोकम अधो अध जलम अस्ति। लोकम अधो अध जलम अस्ति। लोक के नीचे ही नीचे क्या है? जल है। लोक के नीचे ही नीचे क्या है? जल है। या भूमिम अधो अध जलम अस्ति। भूमिम अधो अध जलम अस्ति। भूमि के नीचे ही नीचे क्या है? जलम अस्ति, जल है। इस प्रकार
भूमि में भी द्वितीय विभक्ति हो गई। तीसरा आता है अपना अधे अधि। अधे अधि संधि से अधि अधि बन जाता है, अधि प्लस अधि, अधि और अधि। अधि अधि मतलब बीच बीच में, क्या बीच ही बीच में, बीच बीच। अब बीच बीच में उदाहरण देखते हैं कि बीच बीच में क्या। बहुत अच्छा उदाहरण है एनसीईआरटी का। अंतरिक्ष अंतरिक्ष पृथ्वीं च, अंतरिक्षं पृथ्वीं च अधो अध अधे अधि वायु अस्ति, वायु अस्ति। अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में क्या है? वायु है। अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में क्या है? वायु है। अंतरिक्षम पृथ्वीं च अधि अधि वायु अस्ति। अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में क्या है? वायु है। ये कह सकते हैं दूसरा उदाहरण में, भूमिम ले लो यहाँ पर आप, भूमिम भूमिम अधे अधि, भूमिम अधे अधि जलम अस्ति। भूमि के बीचों बीच में क्या है? जल है। भूमि के बीचों बीच क्या है? जल है। इस प्रकार तीनों जो आम्रलिप्तम शब्द है, इन तीनों आम्रलिप्तम शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इससे संबंधित एक शब्द और आता है आपके दिक्। कौन सा आता है? दिक्। धिक्कार अर्थ में। किस अर्थ में? धिक्कार अर्थ में। धिक्कार है। अब धिक्कार अर्थ है, किस प्रकार वाक्य जम आता है अपने पास धिक्कार अर्थ में? दिक् दुर्जनम, दिक् दुर्जनम, या यूं कह सकते हैं दिक् मूर्खम, दिक् मूर्खम। या यूं कह सकते हैं अपन दिक् दिक् रावणम, दिक् रावणम त्वम, दिक् रावणम त्वम सीता अपहृता। हे रावण, तुम्हें धिक्कार है। क्या? तुम्हें धिक्कार है जो तुमने सीता का अपहरण किया। ऐसी सीता माता जिसका तुमने अपहरण किया, हे रावण तुम्हें धिक्कार है। तो इस प्रकार अपन ने जितने भी शब्द देखे, इन शब्दों के योग में, विशेष इन शब्दों के योग में वापिस अपन थोड़ा सा डिवीजन में देखते हैं इसका। उपविभक्ति देखी थी। उपविभक्ति कारक विभक्ति से बड़ी होती है, बलवती अंतरांतरण शब्द जो दो शब्द आए यहाँ पर अपने कौन कौन से? अंतरा और अंतरण दो शब्द है, ध्यान रखना दोस्तों। अंतरा और अंतरण शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद अंतरांतरण से संबंधित अगर कोई उदाहरण आता है तो यहाँ पर त्वाम माम चंत्रा हरि अस्ति और ज्ञानम अंतरण सुखम नास्ति। और अंतरण का होता है बिना, बिना के शब्द से भी रिलेटेड अगर आता है तो बिना ज्ञानम बिना सुखम नास्ति। इसी प्रकार अपन ने देखा एक वार्तिक के माध्यम से अभित परित समया निक्षा प्रति योग्य सा द्वितीया। तो यहाँ पर अभित शब्द जो है, अभित दोनों ओर, यहाँ पर राजमार्गम अभित वृक्षा संति, राजमार्ग के दोनों ओर क्या है? वृक्ष हैं। और इसी प्रकार एक राज अभित शब्द का से समानार्थी है उभेत शब्द दोनों ओर, तो नदी में उभेत पर्वतस्थ, नदी के दोनों ओर भी पर्वत हैं। और परित शब्द आया चारों ओर अर्थ में, इसी प्रकार सर्वत्र शब्द आया चारों ओर अर्थ में। तो यहाँ पर भी अपन ने उदाहरणों का एक्सप्लेन किया। इसी प्रकार कौन से शब्द हो रहे हैं? समया निक्षा शब्द आया पास अर्थ में, तो ग्रामम समया उपवनम और ग्रामम निक्षा विद्यालयम। इसी प्रकार अपन ने देखा हा शब्द है दुख अर्थ में आया। किस अर्थ में आया? दुख या खेद में। तो अपन ने हा और दुख अर्थ में इसको देख लिया। और इसी प्रकार प्रति आया कि और अर्थ में,
किसमें आया? तो सा नदीम प्रति गच्छति, तो प्रति शब्द के योग में भी। और उसके बाद आता है कौन सा? आम्ररेटितम शब्द आता है। तो आम्ररेटितम शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। एक या वे या उपसर्ग का अगर दो बार आवृत्ति होती है, उनमें मुख्य तो 3 ही शब्द आते हैं, ऊपरी ऊपरी, अधि अधि और अधो अध, ये 3 ही शब्द आते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आम्ररेटितम शब्दों की संख्या पूछी जाती है तो कितनी आएगी? 3 ही आएगी, और तीनों शब्दों में ऊपरी, अधि और अध। दोस्तों नोट करना, नोट ये चीज़ करना, क्या नोट करना कि यदि ऊपरी ऊपरी, अधि अधि अगर आम्ररेटितम के रूप में नहीं आते हैं और इनका प्रयोग केवल और केवल किसमें? ऊपरी या फिर अधि और या फिर अध आता है, तो बिना आम्ररेटितम के अभाव में षष्ठी विभक्ति जाएगी। कौन सी हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसको भी नोट करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, मोस्ट लगा करके ट्रिपल स्टार लगा लो इस चीज़ को। और यदि आम्ररेटितम शब्द नहीं होगा तो इनके अभाव में कौन सी विभक्ति होती है? ऊपरी ऊपरी, अधि अधि और अध में, तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी का। इसके बाद अपन ने ऊपरी ऊपरी वाला उदाहरण देखा, और इसी प्रकार अधो अध, अधि अधि का उदाहरण देखा, और इसी प्रकार अपन ने एक शब्द और देखा, धिक धिक का यहाँ पर उदाहरण देखा। तो इस प्रकार ये जो द्वितीय विभक्ति थी, द्वितीय विभक्ति के जो उपपद के जितने भी शब्द थे वो मैंने आपको उदाहरण सहित इनकी व्याख्या की है। और आप, मैं समझता हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद आपके जितने भी उपपद द्वितीय विभक्ति से संबंधित क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं, अशुद्धि संशोधन से आते हैं, एक अनुवाद से आते हैं, या विभक्ति कारण की पहचान आती है, तो निश्चित रूप से आपको इसको क्लियर कर लेंगे और अपना जो सटीक आंसर होगा उसको आप टिक करेंगे। तो सभी दोस्तों को भी बताइए और सभी को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस निःशुल्क क्लास का फ़ायदा उठाइए, और बिना किसी रुकावट के, या यूँ कह सकते हैं कि ऑफलाइन क्लास से संबंधित अगर अपन इसको देखें तो उसी प्रकार आपको हर नोट्स यहाँ पर उपलब्ध होता रहेगा, और आपको प्रति दिवस कंटिन्यू जो कारक प्रकरण की क्लास है वो लगातार आपको बराबर मिलती रहेगी। तो इसके बाद अब अपन जस्ट अगली क्लास जो लेके जाएंगे वह तृतीय विभक्ति से संबंधित पढ़ेंगे, तो प्रत्येक विभक्ति अपन आगे चलते रहेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।